फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ एसी सर्किट का पार्ट 5 विद न्यूमेरिकल और विद ट्रिक। इसमें आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके यूपीपीसीएल और उत्पादन तथा अन्य इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया गया है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा 3 फेज वाले एसी सप्लाई की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि 3 फेज वाले एसी सप्लाई की विशेषता जो है समान फेज लेकिन कोण में अंतर, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन का आंसर है आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में एसी सिंगल फेज लाइटिंग परिपथ वोल्टेज का मानक कार्यविधि कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी मानक कार्यविधि जो है वो IER 54 के अनुसार जो है 240 ली गई है और इसमें प्लस माइनस 5% इसमें टॉलरेंस लिया गया है, जिसको वेरिएशन भी कहते हैं। और ये जो वोल्टेज रहती है, जो घरेलू वोल्टेज हम लोगों को सिंगल फेज मिलती है, इसमें ये वोल्टेज सप्लाई जो है RMS सप्लाई होती है। याद रखेंगे 240 वोल्टेज है जो आपके घरों में विद्युत सप्लाई हमेशा भारत के प्रत्येक घर में जो है सप्लाई जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है, यदि प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL² है तो इस परिपथ के लिए ऊर्जा गुणांक, इसको कहते हैं पावर फैक्टर या cos फाई, सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे cos फाई इक्वल टू होता है, cos फाई बराबर होता है R/Z। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यदि RMS वोल्टेज 240 जैसे कि ऊपर पहले क्वेश्चन में था, दूसरे क्वेश्चन में ऐसे यहाँ भी दिया हुआ है, RMS लिखा है ऑलरेडी, 240 वोल्ट हो तो AC सिंगल फेज परिपथ में अधिकतम वोल्टेज होगी। तो यहाँ पर देखिए RMS वैल्यू दिया गया है और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो V मैक्स बराबर होता है √2 इंटू VRMS और यहाँ रखेंगे √2 का वैल्यू तो 1.414 और इंटू 240 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 339.46। ऑप्शन है आपका सी सही। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, 3 फेज स्टार कनेक्शन में धारा IL और फेज धारा IPH के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बड़े आराम से याद रख सकते हैं। जैसे कि ये स्टार बनाया, फेज भी 3 हो गए, RYB, ठीक है, RYB 3 फेज हो गए। तो यहाँ से देखेंगे ये करंट आपको दर्शा रहा है कि इसमें करंट का वैल्यू हमेशा समान रहता है। तो ये हो जाएगा IL इक्वल टू IPH। तो स्टार परिपथ में 3 फेज में करंट जो होती है वो हमेशा बराबर होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है इसमें, तो वोल्टेज होती है दोस्तों याद रखेंगे VL इक्वल टू √3 VPH, ये इसकी वोल्टेज होती है स्टार में। ठीक है, तो यहाँ करंट पूछी गई तो करंट के लिए IL इक्वल टू IPH। ऑप्शन है आपका दूसरा सही। ये दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, IL इक्वल टू IPH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, साइनोसॉइडल AC सप्लाई में VRMS निम्न के बराबर होता है। तो यहाँ पर RMS पूछा है कि RMS सप्लाई निम्न में किसके बराबर होता है। तो VRMS बराबर होता है, VRMS इक्वल टू हो जाएगा VM/√2 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.707 और VM ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है इंडक्टिव एसी सर्किट में करंट। तो इंडक्टिव एसी सर्किट में करंट जो होता है हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है और ये इसका सर्किट बनेगा इस प्रकार से। ये हो गई आपकी धारा, ये हो गई आपकी वोल्टेज और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें वोल्टेज से करंट जो है हमेशा कैसे रहती है, लैग करती है, पीछे रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एलिमेंट वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विथड्रा करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लिखा है, तो इंडक्टेंस हो जाएगा एक्सएल और रेजिस्टेंस हो जाएगा इधर। ये हो गया आपका आर, ये हो गया आई और ये हो गया आपका एक्स एल। तो इसका दोनों का जब हम इसका और इसका हम परिणामी निकालेंगे तो ये यहाँ कहीं आपका जेड निकलेगा। और इसमें देखेंगे कि ये जो एंगल है इसमें करंट हमेशा कैसी है, करंट पीछे है। जब करंट वोल्टेज से पीछे हो जाती है इसको हम वी एल कह सकते हैं, इसको वी आर कह सकते हैं। तो ये परिणामी वोल्टेज भी निकलेगी। तो वोल्टेज से करंट आपकी कैसी है, करंट है पीछे। तो करंट जब लैग रहती है, जब करंट लैग है तो पावर फैक्टर लैग है, करंट पीछे है तो पावर फैक्टर लैग है। जब पावर फैक्टर लैग है तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। चलिए दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। अगर सर्किट कैपेसिटिव होता तो ऑप्शन आपका पहला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एवं टाइम के मध्य के ग्राफ को कहा जाता है। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और समय, यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार का एक ग्राफ बनाइए। तो ये अल्टरनेटिव बदलती हुई इसकी क्वांटिटी रहे और समय के साथ ये आगे बढ़े। तो इस प्रकार के ग्राफ को कहा जाएगा वेव फॉर्म, ठीक है, तरंग रूप कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग धारा का चक्र प्रति मिनट को निम्न संबंध में दर्शाया जाता है। तो यहाँ अल्टरनेटिंग धारा को चक्र प्रति मिनट के संबंध में जब दर्शाया जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। यहाँ हो जाएगा आपका आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बटे √2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.707 आई एम। लास्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है एक शुद्ध इंडक्टिव एसी परिपथ में, एक शुद्ध इंडक्टिव एसी परिपथ में इसमें क्या होगा, यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों तो आंसर बनेगा जाकर के आपका वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री तक धारा सदिश से आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट के लिए यहाँ ग्राफ बनाया जाएगा ऐसा। तो ये करंट रहेगा, ये रहेगा वोल्टेज और ये रहेगा कितना आगे, 90 डिग्री वोल्टेज हमेशा आगे रहता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि अल्टरनेटिंग धारा का समीकरण I इक्वल टू 42.4 sin 628t है तब धारा का औसत मान क्या है। तो धारा का औसत मान और RMS मान ये दोनों निकालने के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू का उपयोग करते हैं और फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम ये कौड़ी चाल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमसे औसत वैल्यू पूछा गया है। तो आई यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर आई एवरेज इक्वल टू निकालेंगे। आई एवरेज इक्वल टू होता है आई एम बटे π/2 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू आई एम के स्थान पे रखेंगे 42.42 ये लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.99। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। और अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पूछा जाता है तो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हम। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf इतना होता है। और इसके इक्वल में जो है आपका दिया गया है 628, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी बराबर 628 बटे 2 गुणे 3.14 और इसमें हम क्या करते
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर में। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 628 बटे नीचे भी 628 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल तो आपका 100 बचेगा, यही आपका फ्रिक्वेंसी निकलेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो औसत मान है धारा का वो 27 एम्पियर निकलेगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एम्पियर के सममितीय वर्ग तरंग धारा संशोधित एक अर्ध तरंग के आरएमएस मान को खालिस्तान से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वर्ग तरंग, तो वर्गाकार तरंग सबसे पहले डिजाइन करेंगे। तो वर्ग तरंग कुछ इस प्रकार से होता है, इसका जो है आरएमएस मान, औसत मान और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक समान रहता है। तो ये दो है। अब इसको संशोधित करके एक आरएमएस एक तरंग अर्ध तरंग बना दिया गया है, ऐसे बनाया गया है अर्ध तरंग। तो अर्ध तरंग जब बनाया गया है तो इसका भी यही अधिकतम मान होगा। जब IM का वैल्यू यहाँ पर एक अर्ध तरंग बनाया गया है इस प्रकार से कैंसिल कर करके, तो IM का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से RMS वैल्यू हम निकालेंगे तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा IRMS बराबर IM बटे √2। और यहाँ पर निकल जाएगा आपका IM के स्थान पर हम 2 रख देंगे, √रूट से डिवाइड करेंगे, आपका शेष बचेगा √2 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिंगल फेज AC वोल्टता का वोल्टेज और धारा के बीच कोण 60 डिग्री है तो परिपथ का पावर कारक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पावर फैक्टर जो एंगल जो है वो 60 डिग्री फाई का वैल्यू दिया गया है। कितना 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। हम निकाल रहे हैं कास फाई, तो कास फाई इक्वल टू कास 60 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1/2 और ये 0.5 के इक्वल, तो 0.5 आएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये लिखा है एक बंद स्विच में शून्य का एक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ जो है अगर कोई स्विच है, अगर वो बंद है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा शून्य होगा। इसके कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से एक सर्किट बनाया गया है। इस प्रकार से एक सर्किट बनाया गया, इधर प्लस इधर माइनस, और यहाँ पर एक लैंप लगा दिया गया। इसको बंद कर दिया गया है। जब बंद कर दिया गया तो इसके बीच में रेजिस्टेंस के, इस सर्किट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा तो कैसा हो जाएगा शून्य, और ये संपूर्ण परिपथ जो है कार्यशील होगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है AC वोल्टेज की साइन वेव का औसत मान 10 है, इसका RMS मान क्या है। जब औसत मान यहाँ पर अधिकतम मान दिया गया है 10 वोल्ट और RMS मान पूछा है, तो यहाँ वोल्टेज का दिया गया है तो VRMS इक्वल टू 0.707, ठीक है, और इंटू कर देंगे हम 10, आंसर निकलेगा आपका 0.70। ऑप्शन हो जाएगा आपका 7.070, ये बनेगा जाके 10 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7.070, ये आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक AC सीरीज सर्किट में अनुकंपन मतलब होता है अनादि फ्रिक्वेंसी को कैसे बनाया, यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बनाया नहीं, यहाँ लिखा होना चाहिए बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ रहेगी F इक्वल टू होता है 1/2 √LC। तो जब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए या तो हमें इंडक्टर का मान कम करेंगे या कैपेसिटर का मान कम करेंगे। तो यहाँ इंडक्टेंस का मान तो बढ़ाने के लिए बोला है तो फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है तो कैपेसिटर का मान हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL हो तो 3 फेज रिएक्टिव पावर PR निकालने का सूत्र होगा। तो रिएक्टिव में हमेशा साइन चलता है, तो दोस्तों हो जाएगा √3 VL IL sin phi। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका लास्ट वाला राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है 3 फेज सिस्टम में 0.5 लैगिंग पावर कारक से कम के लिए मुख्य कारण क्या है। तो 0.5 से भी कम जो पावर फैक्टर हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इंडक्टिव लोड होता है। अधिक से अधिक इंडक्टिव लोड के कारण रिएक्टिव पावर उत्पन्न होता है, जिससे पावर फैक्टर हमेशा लो हो जाता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये पावर फैक्टर लो करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज की, ठीक है। और कुछ विशेष रूप से भट्टियाँ भी होती हैं, जिनके कारण जो है पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। लैंप जो GLS लैंप होता है, इसके कारण पावर फैक्टर लैगिंग ना होकर के इसका पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है स्टार कनेक्टेड सिस्टम के 3 फेज संतुलित लोड में निष्क्रिय कंडक्टर में करंट क्या है। तो निष्क्रिय कंडक्टर में करंट किसी एक फेज में न्यूनतम करंट से कम होता है। इसके कहने का मतलब है एक यहाँ कोई स्टार सर्किट यहाँ बनाया गया, तो ये R हो गया, ये Y हो गया, और ये B हो गया, और यहाँ से एक न्यूट्रल निकाला गया N। तो इनमें में से किसी भी एक का जो करंट रहेगा, इसमें से असंतुलित की पोजीशन में इसमें से इस वाले सर्किट में कुछ कम रहेगा। इसका फार्मूला होता है IR प्लस IY प्लस IB बराबर IN। अगर संतुलन की पोजीशन होती है तो यहाँ IN के स्थान पर हो जाता है 0, क्योंकि सभी में यहाँ पर जो है इनमें सभी में आपस में एक समान सप्लाई बहने लगती है, तो न्यूट्रल में करंट जो है उस पोजीशन में नहीं बहेगी। जब पोजीशन असंतुलन की रहेगी तो ये न्यूट्रल में धारा कुछ न कुछ प्रवाहित होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 0.8 पावर कारक पर लाइन करंट 16 एम्पियर है तो फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की KVA में प्रत्यक्ष पावर की गणना करें। तो दोस्तों यहाँ प्रत्यक्ष पावर जो होता है P बराबर √3 VI होता है, ठीक है। और जो वास्तविक पावर होता है वो √3 VI cos phi होता है, और रिएक्टिव जो होता है वो √3 VI sin phi होता है। तो इसी में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × 16 और × 415। इनका सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.5 kV। पहला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट लिखा है यदि पावर कारक 0 है तो 3 फेज पावर मापन में 2 वाट मीटरों की रीडिंग क्या होगी। तो दोस्तों याद रखेंगे 2 वाट जब पावर कारक 0 हो जाएगा तो 2 वाट मीटरों की रीडिंग जो है हमेशा विपरीत चिन्हों के साथ W1 W2 दोनों धनात्मक रीडिंग देंगे। हमारे हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पर इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें जब पावर कारक 0 होता है तो W1 जो होता है ये -W2 के इक्वल होता है। इनका संख्यात्मक मान तो बराबर होता है, परंतु 1 वाट मीटर यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक की बात आगे कहा है, इसलिए इस ऑप्शन को राइट माना जा सकता है। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है एक AC सर्किट की पावर फैक्टर, जो AC सर्किट की जो पावर फैक्टर है ये हमेशा क्या होती है, वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन होता है। यह होता है R/Z, यह होता है कौन सा W को हम KW/kVA ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं I/I0 लिख सकते हैं G/Y। तो ये सभी पावर फैक्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनके अनुसार यहाँ पर आपका केवल कोई भी मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ एक और होता है फॉर्मूला वोल्टेज और करंट के बीच की कोसाइन, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है एक ओपन सर्किट का अवरोध ओपन सर्किट का अवरोध के बराबर होता है अगर कोई सर्किट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। ये लैंप मान लीजिए कोई इस प्रकार से एक सर्किट बनाई गई और इसको ओपन छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा करके इसको, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमेशा इनफाइनाइट होता है। दोस्तों याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है
प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस जो होता है एल, इसकी इकाई होती है हेनरी, और जो एक्स एल होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी इकाई होती है मोहो या साइमन एस, ठीक है। यहाँ प्रेरकत्व पूछा है, इसकी इकाई हो जाएगी हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज में नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक के बीच के अंतर को कहते हैं। तो नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक के बीच के अंतर को हमेशा पीक टू पीक कहा जाता है। तो ये नेगेटिव पीक हो गया और ये पॉजिटिव पीक हो गया, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव में हो गया IM और ये हो गया पॉजिटिव में IM हो गया, तो इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को हमेशा पीक टू पीक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिखा है IM और आपको RMS चाहिए, ठीक है, करंट का RMS मान चाहिए, तो यहाँ पर हम 2√2 कर देंगे, 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये वैल्यू आ जाएगा। 2√2 को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2.828 IM, ठीक है। तो पीक टू पीक के लिए हम IRMS इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है वो होगा डी सही, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, AC का RMS मान के बराबर होता है। तो RMS बराबर होता है, RMS मान बराबर होता है √2 IM। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही, उच्च मान का 1.414, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक शुद्ध साइन तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होगा। तो एक शुद्ध साइन तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान सदैव होता है 1.11, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की अवधि सबसे लंबी होगी? सभी में जो अवधि होती है टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसका मान जितना कम होगा उतना ही टाइम पीरियड सबसे लंबा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, RL श्रेणी सर्किट में पूर्ण वोल्टेज धारा को कोण से आगे रखा जाता है। तो RL में जो है, RL में कुछ ये पोजीशन रहेगी, तो यहाँ और यहाँ, तो इसमें यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है। तो पूर्ण वोल्टेज धारा करंट को कोण से आगे रखा जाता है। तो कोण जो है RL सर्किट में 0 से 90 के बीच में करंट जो है आगे नहीं रहती है, करंट पीछे रहती है और वोल्टेज रहती है आगे। तो ये 0 से 90 के बीच का एंगल बनाता है हमेशा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एक प्रतिपेक्ष प्रकार का गतिमान आयरन यंत्र जब AC सर्किट के साथ उपयोग किया जाता है तो डिफ्लेक्टिंग टार्क TD पूछा गया। इसमें जो मापन उपयंत्र होते हैं उसमें 3 प्रकार के टार्क होते हैं, एक होता है TD, एक होता है TC और एक होता है डैम्पिंग टार्क। ये डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, ये कंट्रोलिंग टार्क होता है, एक होता है डैम्पिंग टार्क, ठीक है। इसके कारण जो इंडिकेटर होता है उसको स्थायी बनाया जाता है डैम्पिंग टार्क के कारण, ठीक है। और जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है इसके कारण विक्षेप करवाया जाता है और इस विक्षेप को अनंत तक जाने से रोकने के लिए कंट्रोलिंग लगाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के टार्क होते हैं। जब TD और TC दोनों संतुलित अवस्था में हो जाते हैं तो मेजरिंग एक्यूरेट मेजरिंग दिखाई देने लगता है। तो यहाँ जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात की गई है, तो MI जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके लिए जो TD होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है ये समानुपाती होता है I के स्क्वायर के, धारा के स्क्वायर के, और जो TC होता है ये समानुपाती होता है थीटा के, ठीक है। जितना डिफ्लेक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका इंडिकेटर इधर चला गया, इतना चला गया, तो ये थीटा कोण जितना बनाएगा जितना ये कंट्रोलिंग टार्क पीछे से लगाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन हो गया आपका कौन सा सही? इसमें दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से RMS करंट के वर्ग के प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि शुरुआती पर एक स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग खुला हो तो मोटर का प्रभाव क्या होगा? तो दोस्तों अगर जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है उसका रोटर वाइंडिंग खुला हुआ है
तो वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो रोटर होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करता है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एसी मोटर के स्टेटर पर कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ लिखा है कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इनटू स्लॉट पोल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन की श्रृंखला आज की पूरी होती है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा पार्ट 6 एसी सर्किट का, ठीक है। और किसी ने कहा है कि लक्ष्य 1 बनाओ और उसे भेज डालो, ये कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और यही लक्ष्य आपको बनाना है। और कंटिन्यू हमारा वीडियो दोस्तों देखते रहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।